Very good evening. Welcome back. I'm fine, Sarita. All fine. Hello, Palak, Deepika, Divya, Sudarshan, Divya Garg. Okay. Prabhavati, Sudarshan, everyone. Yes. Shoshanda, everyone. सबका स्वागत है YouTube के इस ग्रेड अप के चैनल पे. Let's quickly start with this today. A very good evening. Yes. आज हम कौन सा पेपर करने वाले हैं? दिसंबर 2019. कौन सा पेपर है ये? दिसंबर 2019. आई थिंक 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ बिकॉज हम कुछ काम था, कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर पे, मेडिकल इमरजेंसी जैसे सबको बताया था मैंने. तो ये अगले 1-2 हफ्ते थोड़ा चलेगा ऐसे, मतलब एंड देन आई विल बी कमिंग अप विद अ गुड न्यूज़ टू एवरीवन. लेट्स सी. ओके. यस, बहुत सारे आपके दोस्त लोग पूछ रहे होंगे कि सर अगर लाइव आए तो हमें बता दीजिएगा. तो प्लीज़ उनको बता दीजिए सर लाइव आ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिसंबर 2019 पेपर. ओके. यस, इट इज़ दिसंबर 2019 पेपर. वन ऑफ द गुड पेपर, बहुत अच्छा पेपर था ये जो मैंने ये दिसंबर 19 का पेपर देखा था. तो इसके बाद सितंबर 20 का जो पेपर आया वो बहुत ज़्यादा अलग था. तो 2019 वाला भी अलग था, 2020 वाला तो बहुत ही अलग था. एंड प्लीज़ जो पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब. आज मैं सबसे इस रिकॉर्डिंग के शुरुआत में ही, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि मैं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं. मतलब बहुत दिनों से मेरे पास एक क्वेश्चन जो है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा था, रेगुलर बेसिस पे. और वो क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा टिपिकल है. सर फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसमें से बोरोइंग क्यों माइनस करते हैं. और जब दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने कहा कि यार इसका इस वाले टॉपिक का आज संहार कर देते हैं. तो यस, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए आज फिस्कल बोरोइंग जीरो क्यों होता है, उसमें से हम बोरोइंग्स माइनस क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन सही टाइम आने पे. तो जुड़िए रहिए मेरे साथ और इसके बारे में हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. यस. और जो पहली बार आए हैं, सुदर्शन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहली फुर्सत में लाइक सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा. चलिए शुरू करें. तो आज का हाईलाइट क्या है? आज का हाईलाइट है कुछ चुनिंदा मैथ के क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2019 में आए थे और जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं आज भी. याद है वो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन जिसमें 4/4 का ऐसा कुछ था, 4 एलिमेंट 4x4 का मैट्रिक्स था. वो याद है वो हैरेड-डोमर मॉडल का जिसमें b/a-b इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये वाला क्वेश्चन. या आप कह सकते हैं कि कोई भी दूसरा टाइप के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है, फिस्कल डेफिसिट वाला भी. तो सारे के सारे क्वेश्चन हम पूरे एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करेंगे, हर तरह से देखने वाले हैं उसको. तो क्या कहते हैं, शुरू करें? नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं है. सुदर्शन देखते हैं और बाकी सभी बोलते हैं, तो सभी का नाम मैं लेता हूं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुदर्शन का नाम लेता हूं. यस. आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं रेगुलर ही क्लास ले रहा हूं. सिर्फ कल का थोड़ा सा छूट गया, कल और परसों का, बट थोड़ा आने वाले टाइम का भी ऐसा ही चलेगा. थोड़ा सा एक हफ्ते करीब ऐसा चल सकता है. मेरे घर पे थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं शॉर्ट नोटिस में मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है क्लास. राइट. आशा करता हूँ सभी के सभी आप मेरे साथ हैं. अगर कहीं किसी को अगर कोई तहे दिल से इंतजार कर रहा था और मैं नहीं आ पाया तो सॉरी फॉर दैट. यस, चलिए शुरू करते हैं. ओके फाइन, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस. सो बिफोर आई स्टार्ट, ये है आज हम यहाँ पे 23 तो आज है नहीं, आज तो बहुत लेट हो गया. ये फ्राइडे को होने वाला था क्लास, लेकिन मैं आज हूँ 26 तारीख को. सो टेंशन मत लीजिएगा, क्लासेस जरूर होंगी. तो एक एक करके पीछे नहीं जा रहा, सारा का सारा मुझे कंप्लीट करना है, ये मुझे करना ही है. चलिए कमिटी स्पेशल, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा. तकरीबन अभी तक इसमें जितना मैंने लास्ट टाइम देखा था, कल परसों तक देखा था, 600 स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं. आप भी जुड़िए मेरे साथ. ये हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में ही मैंने करके रखा है. कमिटी स्पेशल है. अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा छलिया कमेटी, केलकर और झा कमेटी. जुड़िएगा मेरे साथ कल 4:30 बजे 4:30 ग्रेड अप ऐप पे. अगर किसी ने नहीं किया है, ग्रेड अप ऐप किसी के पास नहीं है, तो प्ले स्टोर से जाइए, इंस्टॉल कीजिए. इसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना, क्लास अटेंड करने के लिए भी कोई पैसा नहीं देना, और फिर डाउनलोड कर भी सकते हैं आप नोट्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश में, इसके लिए भी कोई पैसा नहीं है. तो गाइज डोंट वेट फॉर दिस मोर. ओके,
पहला क्वेश्चन दिसंबर 2019 का, ये क्वेश्चन जगत का प्रॉब्लम है, पूरे इकोनॉमिक्स जगत में ये क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन से डर लगता है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन से डर लगता है? तो आज आपके सामने ये क्वेश्चन का मैं संहार करूंगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। यस, ओके, बी इज द आंसर। ओके, फाइन। जिनको आता है ये प्रॉब्लम है, जरा एक लिख दीजिए, जरा एक बार चैट में लिख दीजिए एक कि सर हाँ। ओके, जगत प्रॉब्लम, यस। अब डर नहीं लगेगा। चलिए करें इस क्वेश्चन को। आप में से कोई करना चाहे तो कर सकता है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं जनहित में, जिसको इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। तो क्या दे रखा है आपके पास? एस और टी है, एस और टी इक्वल टू करना है तो करते हैं इसको। ए वाई टी इज इक्वल टू बी वाई टी माइनस वाई टी माइनस 1। तो ये दे रखा है, ये आपका एस है एंड दिस इज योर आई। तो एस और आई को मैंने इक्वेट किया है। ये तो जगत सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखिए ट्रूइज्म लिखा हुआ है इस पर। तो ये है, इसमें इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। वाई टी बी वाई टी माइनस वाई टी माइनस 1। अब करना क्या है, इसको उधर लेके जाइए। सो ए वाई टी, इसको इधर वाई टी माइनस 1, बी वाई टी माइनस ए वाई टी। अब वाई टी कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया ये विथ बी, ये रहा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? b अपॉन बी माइनस ए वाई टी माइनस 1 वाई टी। अभी तक कुछ ऐसा चीज है जो कि किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अभी तक कुछ ऐसा है जो कि आपको समझ नहीं आया हो? मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया, जो था उसको सिर्फ खोला, ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट खोलने के बाद मैंने उसको इधर से उधर किया और कुछ नहीं किया। सो ये मेरी कंडीशन आ गई। राइट, ये मेरी कंडीशन यहां पे आ गई। अब मुझे क्या करना है इसमें? देखिए मुझे क्या बोला है, इन दिस मॉडल द ग्रोथ कंडीशन, वृद्धि की कंडीशन क्या है, आर्थिक विकास की कंडीशन क्या है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन के यहाँ पे। वाई टी माइनस 1 का क्या हो सकता है? लेट टी बी, मैं आप लोगों को सिर्फ ये आगे सॉल्व नहीं करना, सब समझाने के लिए बता रहा हूं। टी का मान लीजिए, टी का मतलब है 2021। तो यहां पे आ गया इनकम 2021 का, और ये क्या, कौन सा इनकम है? ये है टी माइनस 1, यानी कि एक साल पीछे। तो ये हो गया, और ये हो गया बी माइनस ए यहां पे। अब सोच के देखिएगा, ग्रोथ कब होगी? ग्रोथ तभी होगी जब 2021 का इनकम जो है वो 2020 से ज्यादा होगा। राइट, ये तभी होगा, नहीं तो ग्रोथ नहीं है। ऐसा कोई ग्रोथ नहीं हो सकता कि ये वाला छोटा हो और ये वाला बड़ा हो, तो फिर वो ग्रोथ नहीं, वो तो नेगेटिव हो गया। तो मान लीजिए ये है 100 और ये होगा 80, ऐसा कुछ होगा। अब इसको कम होने के लिए क्या होना चाहिए? मतलब ये वाला ज्यादा, ये वाला कम, लेफ्ट हैंड साइड का b अपॉन बी माइनस ए कम होना चाहिए। इसको फ्रैक्शन में होना पड़ेगा। इसको अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, सॉरी, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं। क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो क्या मतलब होगा, सोचो इसको जरा। तो मान लीजिए ये 80 लिया मैंने यहाँ पे, 80 इंटू कोई भी आप लिख सकते हैं, 3/4, 2/5, कुछ भी फ्रैक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखिए जरा, लिख के देखिए इसको एक बार। और ये क्या होगा? इसका मतलब है कि y 2021 जो है वो कम हो गया है। सो ये पोर्शन जो है ये कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हम गुणा करेंगे 2020 से। तो ये अगर फ्रैक्शन टर्म हुआ, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो गया, सर ये मत पूछना कि सर 3/4, 2/5, 6/7 कहां से है, ये आप खुद भी ले सकते हैं। कोई भी एक फ्रैक्शन ले लीजिए, बट दिस शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप इसको कितना बड़ा नंबर भी क्यों ना ले लें, चाहे मान लीजिए 100 ले लीजिए या 1000 ले लीजिए, फ्रैक्शन का मतलब है कि ये कम होगा। और जब ये दोनों का गुना कम होगा तो यानी कि ये कम होगा, यानी कि ग्रोथ नहीं हुआ। आशा करता हूं मैं समझ में आप लोगों को समझा सका हूं इसका मतलब क्या मैंने बोला। इनकम 2020 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस फ्रैक्शन से, b अपॉन बी माइनस ए से, तो ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी था और ये 0 नहीं, यहां पे 1 होना चाहिए, बिकॉज अगर ये 0 हुआ और 1 से छोटा हुआ तो भी ग्रोथ नहीं होगा। समझ में आया सभी को या कि नहीं आया? हाउ इज इट? कहां से फिर से बताऊं? शुरुआत से तो नहीं बताऊंगा, शुरुआत से नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर कोई लेट आया है तो मैं लेट से दोबारा से शुरुआत नहीं करूंगा। मैंने यहां तक समझा दिया। हाँ, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि b अपॉन b माइनस a ये जो है ये छोटा नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, बिकॉज अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो जब इसको गुना करेंगे इसके साथ तो ये नंबर कम हो जाएगा और 2021 की जो इनकम है वो कम हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ तो हुआ ही नहीं। अब जब भी b अपॉन b माइनस a 1 से बड़ा होगा, मान लीजिए 2 हुआ, 1.2 हुआ, 1.1 भी हुआ, तो उसके साथ जब मैं इनकम ऑफ 2020 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बड़ा नंबर आएगा, तो तब वो ग्रोथ आएगा। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है और इसका आंसर ये होना चाहिए, दैट इज इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया है। नाउ क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई है जिसको समझ नहीं आया बिल्कुल भी और वो लेट नहीं आया है? आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ये क्वेश्चन अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है नेट के पेपर पे, 2 बार आया है। एक बार ग्रेटर देन 0 से आया है और एक बार लेस देन 1 से आया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए, इट कैन नॉट बी लेस देन फ्रैक्शन। देखिए मैंने आपको आंसर बता दिया कि ए क्यों है, ठीक है। पार्शियली क्लियर कहां से नहीं हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ? जरा सुनो, जरा मैं किस चीज में कहां पे फंस गए आप लोग? क्या क्लियर नहीं हुआ? आप लीना जी आप बता रहे हैं कि पार्शियली क्लियर हुआ। कौन सा पार्शियली, कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ? जरा पूछिए जरा। अच्छा ठीक है, आप लोग इसको सोचो एक बार, एक बार सोचिए। इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये वाला टर्म मल्टीप्लाई बाय 2020 2021, अगर क्वेश्चन ये है तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है 2021 का जो ईयर का जो इनकम है वो 2020 से ज्यादा होना चाहिए। इसको ज्यादा होना चाहिए। इसको ज्यादा होने के लिए इसके साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको फ्रैक्शन करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2021 का क्या आया? 50। अगर मैं यहां पे 4/5 लेता हूं तो क्या आएगा? 80। तो 2020 का 100 और 2021 का 80 ग्रोथ हुआ। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप 9.9 अपॉन 10 भी लेते हैं तब भी नहीं होगा। इसको 1 से ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ग्रोथ नहीं होगा। अगर मैं यहां पे 1.1 मल्टीप्लाई करूं तब जाके ये ग्रेटर देन 1 होगा, तब जाके ये ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर 1 मल्टीप्लाई करूं 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100, तो देयर इज नो ग्रोथ। 2020 का भी साल जो है और 2021 का भी जो जीडीपी है वो सेम रहा, तो ग्रोथ कहां से होगी? तो इसके लिए आपको इसका कम से कम 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन में 1 आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ऑप्शन सही है बिकॉज दिस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। मैंने ख्याल से मैंने बहुत समझा दिया इसमें। अब इसको आगे से करिए, समझ में तभी आएगा। नेहा जी ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब आप लोग लेट अगर आएंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? आई हैव डन दिस। स्टार्टिंग से दोबारा बताऊं? आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको ऑलरेडी बता चुका हूं। सॉरी फॉर दिस, बट आप एक बार देख लीजिएगा। इफ इट इज फ्रैक्शन देन इट इज रिसेशन। इफ इट इज फ्रैक्शन देन इट इज रिसेशन। अगर इनकम 2021 का कम हुआ 2020 से तो ये ग्रोथ नहीं, ये डेसिलेरेशन हो जाएगा, रिसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन मी ऑन द टाइम एंड डोंट पुट अननेसेसरी रिक्वेस्ट फॉर रिपीट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ये है
और यहां पे हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट एट Q इज इक्वल टू 10। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, हो गया। आगे आगे क्वेश्चन का ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर ये कॉस्ट फंक्शन है 1/10 Q क्यूब माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 50Q प्लस 300। ये है इसका क्वेश्चन। आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ऑल ऑफ यू, पोल आपके सामने आ चुका है। मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालता हूं इसका। तो ये हो जाएगा 3, इसको बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करना है DC अपॉन DQ। सो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 3Q स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 1 प्लस 50, खत्म। तो कितना आया? इट इज 3/10 Q स्क्वायर माइनस 6Q प्लस 50। और कितना भी निकालना है? Q इज इक्वल टू 10 पे निकालना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q। सो ये आ गया 3/10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 प्लस 50। सो कितना हुआ ये? 30 माइनस 60 प्लस 50। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10, इट इज इक्वल टू 20। मेरा 20 आंसर आया। आप लोगों का क्या आंसर आया? सौरभ सिन्हा जी, मैंने जानबूझ के इसलिए आपके सामने ऊपर लिख दिया है स्क्रीन पे। ये तो मेरा पीपीटी है। यूजीसी नेट में भी जब मैथ टाइप आता है तो उसमें भी ब्लड होता है, तब लिखते हैं कि आप उसमें ब्लड आ रहा है। ये इक्वेशंस जब मैथ टाइप में टाइप होती हैं वो ऐसे ही आती हैं सर। क्वेश्चन का आंसर चलिए सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का प्रतिलोम है। तो क्या इसमें हमें निकालना क्या है? बेसिकली क्वेश्चन में इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? अब इसको अगर हम वैसे करें, अपने सिंपल तरीके से करें, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। हाँ कि ना? इसमें आपको इनवर्स निकालना है। फॉर दोज पीपल हु आर इन इंग्लिश, प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें हमें इनवर्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इनवर्स करने के लिए पहले आपको एडजॉइंट, फिर उसके बाद कोफैक्टर्स, फिर इनवर्स निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक खासियत है। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि जब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो आपके इस तरीके से हैं, यानी कि 2 4 5 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नीचे ये सारा का सारा जो है वो 0 है। राइट, ये सारा का सारा 0 है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक आती है काम, और वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में काम करती है। जहां पे बाकी सारे टर्म्स, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे टर्म 0 होंगे, वहां पे आपकी एक ट्रिक लग जाती है। वो ट्रिक क्या है? इसका एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट क्या है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है, राइट, जो भी डायगोनल एलिमेंट है, इन डायगोनल एलिमेंट को आप इनका उल्टा कर दीजिए। जैसे कि ये है, सो ये 2 है, तो 2 का करेंगे, 2 का बन जाएगा 1/2, 4 का बन जाएगा 1/4, 5 का बन जाएगा 1/5 और 1 का बन जाएगा 1/1। अब इनका वैल्यू निकाल लो। तो ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 1। तो इनकी जगह पे सिर्फ इनको डाल दीजिए। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा 0.25 एंड दिस विल बी 0.5। तो ये रहा आंसर, सी इज द आंसर। ये सिर्फ फीचर जो है आप डायगोनल मैट्रिक्स में ही डाल सकते हैं, इसके अलावा किसी और में यूज नहीं कर सकते। हाउ इज इट? समझ में आ गया? चले आगे। ओके, नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन द वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर इज दिस। अब इनकम मल्टीप्लायर आपको बोला है, इनकम मल्टीप्लायर के की वैल्यू 4 दे रखी है। सो के की वैल्यू अगर 4 दे रखी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस MPC, राइट, 1 माइनस MPC। तो अब हमें इनमें से देखना है कि किसके वैल्यू जो है वो 1 माइनस MPC, इसका 4 हो सकता है। तो इसको देखो,
इट इज 1 - c, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी होगी वो देखनी है हमें। सो 4 - 4c इज इक्वल टू 1, 4 - 1 इज इक्वल टू 4c, 3c अपॉन 4, c की वैल्यू कितनी आई, इट इज 0.75। सो इनमें से जिस इक्वेशन में MPC की वैल्यू 0.75 है वो आपका इक्वेशन हो जाएगा। यहां पे देखिए ये 0.5 है, ये 0.8 है, ये 0.75 है, तो ये 0.4 है। आंसर आपका आ गया ये वाला, सिंपल आंसर, डन, राइट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें और कोई रॉकेट साइज नहीं है, जो हमारे पास k की वैल्यू थी मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद हमारा c की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अब यहां से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं ले चुका था, अब यहां से क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। आप सभी के सभी आंसर देना शुरू कीजिएगा, पोल आएगा, पोल में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ये है कि एज ग्रुप जो है हमारा, एज ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 15 to 64, 15 to 64, मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। वर्क फोर्स जो है वो होता है 15 to 64 इंडिया में, NSSO राउंड के हिसाब से, गूगल के हिसाब से नहीं। NSSO के राउंड के हिसाब से वर्क फोर्स जो है 15 से लेकर 64 साल की उम्र में होता है, और गूगल के हिसाब से नहीं। अगर आप गूगल में डालेंगे तो वो आपको सीधा अमेरिका का डेटा देगा। सेकेंड पॉइंट, लेबर फोर्स इंडिया में आता है 15 to 59, तो पॉपुलेशन डिविडेंड जो है वो 15 to 64 है, और ये वर्क फोर्स में आता है। तो इंडिया के पास 37 साल का, 37 ईयर्स का डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला है। ये सबसे बड़ा और सबसे निराला विंडो है, जो कि आज तक कभी भी किसी भी कंट्री को इतना लंबा टाइम के लिए कोई विंडो नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूथ आने वाले हैं, बहुत ज्यादा युवा जो लोग हैं वो वर्क फोर्स में आने वाले हैं। तो अगर उनको सही से हमने मैनेज किया, तो स्किल सेट मैनेज हो गया, तो इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का इसका मतलब नहीं है, बिकॉज सेक्स रेशियो का मतलब है मेल एंड फीमेल। डिविडेंड जो है वो एज के हिसाब से है कि कितने लोग हैं। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन, अ डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी, एंड इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। सो दिस इज द आंसर, वर्किंग एज पॉपुलेशन आपका ज्यादा होता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, राइट। एनी अदर डाउट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें आंसर्स भी है कई क्वेश्चन में जो मुझे लगे कि एक्सप्लेनेशन देने चाहिए, उनके लिए मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कैन बी सब्सिडी, जहां पे एक का फायदा दूसरे को भी मिल रहा है, जैसे वैक्सीन हो गया आज की डेट में, राइट। अब देखते हैं पब्लिक इम्यूनाइजेशन, यस बिल्कुल। इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा, इंक्रीजिंग इशूइंग एक्स्ट्रा परमिट्स फॉर पॉल्यूशन, मतलब और पॉल्यूशन करिए। मॉनिटरिंग हैजार्ड्स कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज नहीं, तो इट इज पॉलिसी पब्लिक इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन जैसा आज की डेट में है वैसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड? चलिए आंसर दीजिएगा इसका, ऑल ऑफ यू। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड का? एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोग नए तरीके से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, यस इट इज, ये एक आर्थिक गैर बाजार आधारित मूल्यांकन विधि है। यह है उपभोक्ताओं द्वारा अधिकतम भुगतान करने की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका प्रभाव केवल वायु प्रदूषण के स्थिति में ही हो सकता है। तो नॉट अ फीचर बोलना है आपको कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड। चलिए आंसर देखूं तो यस, सभी का आंसर आ गया, यस इट इज सी, बहुत ही बढ़िया। इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये गलत है, नॉट अ फीचर है। क्यों? बिकॉज एयर पॉल्यूशन अंदर क्या, किसी भी सामान के लिए, किसी भी ऐसे एनवायरमेंट के गुड के लिए जहां पे आपके पास फेलियर हो रहा है, मार्केट फेलियर हो रहा है, आप वहां पे कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड डाल सकते हैं। ये नॉन मार्केट बेस्ड है ऑब्वियसली, तो इसमें आप लोगों से पूछते हैं कि व्हाट इज द विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, ये होता है कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड। और इसी में आपके पास वार्म ग्लो भी होता है। वार्म ग्लो का मतलब है लोग बड़ा चढ़ा के बात करते हैं कि हाँ हम तो इतना पे कर देंगे, गंगा के लिए हम इतना पे कर देंगे, गंगा साफ करने के लिए वगैरह वगैरह। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। एजर्शन रीजन है, तो एक पहले आप एजर्शन पढ़ेंगे फिर रीजन पढ़ेंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है इंडिया में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एट द मार्जिन इज क्लोज टू जीरो।
भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, सीमांत पर कृषि उत्पादकता शून्य के करीब होती है। सोचिए जरा क्वेश्चन का क्या है। ए बी वट एवर द थिंग इज। चलिए देखें जरा। ओके यस, अगर आप देखें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया, यस बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब कोई दो राहें नहीं है। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एमपीएल जो है वो जीरो है या 10 टूवर्ड जीरो है, बहुत करीब है जीरो के। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एट द मार्जिन इज क्लोज टू जीरो, यस, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो के करीब है। सो इन दिस केस ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड ए इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट देखिए, ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से पढ़ो, खुद दिमाग लगाओ, और इसके बाद इस क्वेश्चन के साथ फिस्कल डेफिशिएट, बजट डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट के सारे क्लियर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। फिस्कल डेफिशिएट किसके साथ जाएगा, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू। यस, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए इसको। फिस्कल डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, excess of budget revenue expenditure over revenue receipts, excess of total expenditure over total receipts, less borrowings, तो less borrowings चला गया आपका fiscal deficit. Budget excess of total expenditure over total receipts, revenue expenditure revenue deficit, excess of revenue expenditure over revenue receipts, primary less interest payment। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब इसके जरा रीजन में चले, इसका आंसर शायद ए होना चाहिए, आप देख लीजिएगा एक बार। अब इसके रीजन में चलें, ऑल ऑफ यू। जब तक आप लोग रेडी नहीं बोलेंगे मैं जाऊंगा नहीं। वेट कर रहा हूं। ओके चलिए फिर देखते हैं इसका सही तरीका। थोड़ा सा आपको यहां पे ब्लड दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है, या दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? ध्यान से, आपको नंबर्स नहीं देखने, आप मेरी बात सुन लीजिए, दोबारा बता रहा हूं, आपको नंबर्स नहीं देखने। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट का बजट का पेज है, ये बजट का पेज है, बजट पेज है ये, राइट। नंबर्स नहीं देखने आपको। सो नंबर्स लेके मुझे मत बोलना कि सर नंबर्स ब्लर्ड हो रहे हैं, प्लीज कोई ये मत बोलना कि सर नंबर ब्लर्ड हो रहे हैं, सर हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे करना है। इसको छोड़ दीजिए, जो समझाना है वो समझा देता हूं, वो समझ लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है 1 इज इक्वल टू 2 + 3। ये नंबर्स दे रखे हैं यहां पे, 1 रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू 2 + 3। कैपिटल रिसीट इट इज 4, इट इज इक्वल टू 5 + 6 + 7। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है, अदर रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है, ये हो गया। टोटल रिसीट कितना हो गया, गवर्नमेंट का टोटल पूरा रिसीट कितना हो गया, ये है रेवेन्यू रिसीट प्लस सीआर, यानी कैपिटल रिसीट यानी कि 1 + 4, और ये क्या है हमारा 8, तो 8 इज इक्वल टू 1 + 4, ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं आपके इस पे, कहां है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर 10 + 13, यानी कि ये प्लस ये। सो टोटल एक्सपेंडिचर आपका देखिए कैसे आएगा, ऑन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ विच इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रांट्स इन एड्स, कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब आते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट, जहां पे हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। अब देखिए रेवेन्यू डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट क्या है, 10 ये वाला माइनस ये वाला। सो ये हो गया 10 - 1, यानी कि 10 का मतलब क्या है, रेवेन्यू डेफिशिएट इज इक्वल टू रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। इसमें कोई दिक्कत? ये देखिए 10 माइनस 1, 10 का मतलब क्या है? इट इज ऑन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ विच टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर है वो यहां पे डाला मैंने, माइनस किया टोटल रेवेन्यू रिसीट, ये आ गया। नेक्स्ट आते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएंट की भी छोड़ दीजिए, फिस्कल डेफिशिएंट में आ जाए, बिकॉज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। फिस्कल डेफिशिएंट का मतलब क्या है? 9 का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल फिस्कल डेफिशिएंट में 9 पूरा आ रहा है। 9 का मतलब क्या है? 10 प्लस 13, ये वाला। सो इट इज 9 माइनस 1, ये देखिए 1। सो 1 का मतलब क्या है? 2 प्लस 3, 1 का मतलब तो 2 प्लस 3 है, प्लस फिर 5 है, प्लस 5 रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट्स, बोरोइंग्स एंड ये देखो 5 प्लस 6 आ गया, तो यहां पे आ गया 5 प्लस 6। हमने 7 नहीं लिया, दिस 7 इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो फिस्कल डेफिशिएंट में क्या आया? 9 जो ये है, माइनस 1 रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट, प्लस 5 रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट, प्लस 6 क्या हुआ यहां पे? ये वाला अदर रिसीट, ठीक है। तो ये आपका है फिस्कल डेफिशिएंट। अब आप लोगों को बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी कि सर ये बोरोइंग क्यों नहीं इंक्लूड करते। अब इस नंबर को देखिए, ये है 933651 और ये नंबर देखिए 933651। फिस्कल डेफिशिएंट का मतलब है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, इस बात का याद रखिए। हम फिस्कल डेफिशिएंट से गवर्नमेंट बोरोइंग को कहते हैं कि लेस करते हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिशिएंट गवर्नमेंट बोरोइंग जो है वो दोनों एक ही चीज है। फिस्कल डेफिशिएंट का मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग, ये देखिए ये एक बार नहीं हर बार यही है। 796337, 79366337, ये वाला नंबर भी सेम। इफ यू वांट यू कैन सी दैट। तो इसीलिए फिस्कल डेफिशिएंट हम गवर्नमेंट बोरोइंग को माइनस करते हैं, बिकॉज हम कैपिटल रिसीट, हमें बजट रिसीट नहीं चाहिए, बजट डेफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें फिस्कल डेफिशिएंट चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट का टोटल डेफिशिएंट कितना है, उसका डेफिशिएंट उतना ही है जितना आप गवर्नमेंट बोरो कर रही है। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा सीन नहीं है कि बोरोइंग माइनस क्यों करते हैं। बोरोइंग इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि फिस्कल डेफिशिएंट का मतलब ही है बोरोइंग। अब समझ में आया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या अभी भी बहुत सारा डाउट है इसके अंदर? बिकॉज अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रिपीट कीजिए। अगर रिपीट करवाना है तो प्लीज आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मुझे रिपीट नहीं करना है। डेफिशिएंट इज व्हाट गवर्नमेंट बोरोज। इफ यू वांट आई कैन जस्ट शो यू द पिक्चर। एक बार जूम करने की रिक्वेस्ट आई है। आई डोंट नो कि जितना मैंने बताया उससे ज्यादा इसमें जूम करके आपके फायदे में कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने बोला तो मैं एक बार जूम कर लेता हूं। ये लीजिए, यू कैन सी दिस। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टोटल रिसीट्स, total expenditure, revenue deficit, effective revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, and this is from Government of India's budget page. So there is nothing that I can do. You can say कि सर हमारी बुक में ये लिखा है तो ये गवर्नमेंट की साइट का है, तो I cannot say anything other than this. I have made my point. I believe all of you have understood this point. सभी को समझ में आ गया होगा। जी फुल स्क्रीन में आप सिर्फ दिखेगा ही, फिर मैं उसमें कुछ लिख नहीं पाऊंगा, तो वो सही रहेगा रूपाली जी? फुल स्क्रीन में तो अच्छा लगेगा ही, तो फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा। आप अगर चाहे तो फिर मैं आपको सारी चीजें फुल स्क्रीन में दिखाता हूं, मैं लिखूंगा नहीं फिर कुछ उसमें, फिर रेडियो बन जाऊंगा मैं, टीवी नहीं बन पाऊंगा। चले आगे चले। एनी मोर थिंग? सबको ये क्लियर हुआ कि फिस्कल डेफिशिएंट का जो मतलब है वो बोरोइंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, preferring of a certain income to risky income with the same level of expected value leads to a risk-averse behavior. Being indifferent between a certain income and uncertain income with the same level of expected value leads to the risk
एवर्स बिहेवियर। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी दिस पॉइंट। ओके, जस्ट वेट। ये लीजिए, अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रेफरिंग ऑफ अ सर्टेन नंबर सर्टेन इनकम टू अ रिस्की इनकम विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लीड्स टू अ रिस्क एवर्स बिहेवियर। मतलब आप सर्टेन इनकम चाहते हैं, गारंटीड इनकम चाहते हैं, विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लीड्स टू अ रिस्क एवर्स बिहेवियर। ठीक है, बिल्कुल। ये बीइंग इनडिफरेंट बिटवीन अ सर्टेन इनकम एंड अनसर्टेन इनकम विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लीड्स टू रिस्क एवर्स। अगर आप बीइंग इनडिफरेंट है तो ये रिस्क एवर्स होगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जरा देखिए जरा आंसर्स, ऑल ऑफ यू। ओनली वन इज ट्रू। ओके जी, बिल्कुल ये वाला गलत है। ये वाला जो है ये रिस्क एवर्स कैसे हो सकता है? जब आप इनडिफरेंट है सर्टेन इनकम के साथ और अनसर्टेन इनकम के बीच में आप अगर इनडिफरेंट है तो यानी कि आप यहां पे रिस्क इनडिफरेंट है, यू आर रिस्क इनडिफरेंट। तो ये गलत हो जाएगा, रिस्क एवर्स बिहेवियर नहीं होगा यहां पे। चलिए, राइट, इट इज सी, ओनली वन इज ट्रू। A risk-averse person is the one who prefers lower income with known risk rather than higher income with unknown risk. Risk-averse person will always prefer a certain level of income to a risky income with the same level of expected value. तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिए एक बार। The problem related to the burden of public debt has been dealt by किसने किया है? AP लर्नर, डोमर, पीगू, हैंसन। किसने दिया है? आंसर प्लीज, इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, मनीषा सेज बी, प्रियंका सेज ए, बी, सी। ओके ओके, इस क्वेश्चन का आंसर इट इज ऑल, सभी ने दिया है। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट हैज बीन डेल्ट बाय ऑल। तो ये कोई भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ये सही है। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन जो है ये गलत आंसर रह गया है, इट इज रॉन्गली आंसर्ड। एवरीबडी, लर्नर से लेके डोमर, पीगू, हैंसन, इन चारों ने पब्लिक डेट के ऊपर बात किया है। पब्लिक डेट के ऊपर इनकी थ्योरीज भी है और इन्होंने इसके ऊपर अच्छा खासा फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ देम। तो प्लीज मेक अ चेंज ऑफ दिस कि अगर किसी, क्योंकि ये मैं बता दूं कैसे पता चला मुझे, वैसे तो पढ़ा है इनकी थ्योरीज मैंने, इसके अलावा 2011 और 2012 और 2008 में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जहां पे लर्नर और डोमर और पीगू और हैंसन ये क्वेश्चन रिपीट होके आता था और हर जगह पे इनके आंसर सारे के सारे लोगों ने ही दिया है। सो इसका आंसर कोई भी आप ले सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर राइट, ऑल है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, औसतम ऑन एन एवरेज हर साल हर अटेम्प्ट में यूजीसी नेट के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत होते हैं। कुछ अनआंसर्ड होते हैं, कुछ आंसर रिवाइज कर दिए जाते हैं, कुछ रिवाइज नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। तो मेरी जो मुहिम है यहां तक लेके आने के लिए आप लोगों को एक एक करके, वो यही है कि आप लोगों को मैं ये सब बता सकूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिकॉज जो बुक्स आप देख रहे हैं उन बुक्स में शायद रिवाइज आंसर की नहीं होती है। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद जो रिवाइज आंसर की होती है चैलेंज के बाद, वो नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकी-फ्यूलर टेस्ट, बॉक्स जेंकिंस टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, ग्रैंजर टेस्ट। सो डिकी-फ्यूलर कहां जाएगा? इट इज बेसिकली ओके, इट इज फॉर स्टेशनरी, बॉक्स जेंकिंस फोरकास्टिंग, ग्लेजर हेट्रोस्टैटिसिटी, ग्रैंजर कॉजुअलिटी। ग्लेजर के हिसाब से अलावा आप पार्क टेस्ट, रामसे वाइट टेस्ट, ये सारे हेट्रोस्टैटिसिटी चेक करेंगे। बॉक्स जेंकिंस, एरिमा मॉडल, डेल्फी मेथड आप फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
डिकीफ्यूलर, ऑगमेंटेड डिकीफ्यूलर, फिलिप्स वेरॉन, केपीएसएस, यूनिट रूट, ऑटो कोरिलोग्राम, ये सारी चीजें जो है हम स्टेशनरी के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रैंजर टेस्ट हम लोग बेसिकली कॉजुलिटी के यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज द इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस इन 1970s एंड मिड 2000 कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किस वजह से, तो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है, इसका जरा ध्यान रखिएगा एक बार। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, पोल आपके सामने है, प्लीज पोल में रिस्पॉन्ड दीजिएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टू इन्फॉर्म अदर्स कि सर सिर्फ 2 दिन नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि सर कभी भी नहीं आएंगे। वाइट टेस्ट का नाम मैंने लिया शिवम, वाइट टेस्ट, रामसे टेस्ट मैंने लिया है नाम उसका। चलिए आंसर, ओके सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए ये समझ लीजिए, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। सो ये देश जो है वो ऑयल इंपोर्ट करती हैं। तो ऑयल इंपोर्ट करती हैं तो इनका क्या होगा, जब इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ गए हैं, ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स हैव रिजन। इसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा इनका, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। सो ये बढ़ गया, तो यानी कि वर्सन, टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो गया है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिएट, क्यों, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के दाम बढ़ गए हैं तो इसलिए इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज रुपीस में होता है सारा कुछ या डॉलर्स में होगा, तो ये सही है। प्राइस इन्फ्लेशन होगा बिकॉज दिस इज लीडिंग टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो तेल महंगा हो गया तो इनपुट महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया, इसकी वजह से प्राइसेस महंगे होंगे, नहीं तो प्रॉफिट को कवर नहीं कर पाएंगे और प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन भी होगा। कांस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बिकॉज आप पूरी की पूरी इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को इंपोर्ट करेंगे। सो दिस विल लीड टू कांस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इसमें बी सी डी आंसर राइट होना चाहिए, जो कि है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल कर्व एरिया में एरिया विद इन द रेंज ऑफ म्यू माइनस 1.96 सिग्मा एंड म्यू प्लस 1.96 सिग्मा क्या होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल नहीं है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, करिए क्या होना चाहिए। ओके देखिए, जब हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके साथ सिग्मा की वैल्यू में आती है, तो ये होगा कुछ ऐसे 68.27 और दूसरे के पास है 95.45। तो जब हम इसको देखेंगे, देखिए ये वाला लिया मैंने, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है म्यू माइनस 1 सिग्मा, म्यू प्लस 1 सिग्मा। ये वाला है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और ये है म्यू माइनस प्लस 2 सिग्मा, 2 सिग्मा। और ये आपका 3 है यहाँ पे, सो ये है म्यू प्लस 3 सिग्मा और ये है म्यू माइनस 3 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ के बीच में, दोनों के बीच में जो है इट इज 68.27% और इसके बीच में जो है पहले वाले के बीच में इट इज 95.45%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है 1.96 सिग्मा, यानी कि ठीक इसके इधर ये वाला पॉइंट, ये होगा आपका म्यू माइनस 1.96 सिग्मा और ये वाला होगा माइनस म्यू प्लस 1.96 सिग्मा। इन दोनों के बीच में जब 95 यहां से लेके यहां तक 95 है, तो थोड़े से कम में 95 के करीब ही होगा। सो आंसर इज 95। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, सो 95.45 प्लस 2 माइनस सिग्मा में है, तो उसका थोड़ा कम आपका होगा, बिकॉज यहां पे आपसे 2 सिग्मा नहीं बोला, आपसे 1.96 सिग्मा पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर द वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर वाइबिलिटी कैसे होगा ये देखना पड़ेगा हमें। आईपीआर शुड बी ग्रेटर देन द सोशल डिस्काउंट रेट, एनपीवी शुड बी इक्वल टू 0, shadow prices are used for calculation of benefit of and cost।
इसमें से आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो चूज कीजिए। पोल आ गया है, पोल में आंसर दीजिएगा ऑल ऑफ यू। यस, ए ओके, बहुत लोगों के आंसर ए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सो इसके जिनको नहीं आया उनके लिए मैं ये जरा एक बार रुकिए, ये मैंने कुछ ये रहा। सो फॉर द वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सबसे पहले हम कैसे चेक करते हैं, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो ये जो है ये बेसिकली आप प्रॉफिट में चेक करते हैं, और अगर IRR ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट एक्सीड्स जितना आपको रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। सो ये क्या है, दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर ये है तो ये प्रोजेक्ट डिजायरेबल है, इसके लिए शुड बी गो फॉर, ये वी शुड बी गोइंग फॉर, ठीक है। और एनपीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू जो आपका कैश इनफ्लोज का है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। ये अगर 0 से बड़ा है तो यानी कि आपके कैश इनफ्लोज, सॉरी ये एक सेकेंड रुकिए, मैंने यहां पे इनफ्लो आएगा पहले, हाँ, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, सो एनपीवी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, सो तभी की तभी हम प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एनपीवी की नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जब आउटफ्लो कम होगा और इनफ्लो ज्यादा होगा तभी एनपीवी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तभी हम जाएंगे प्रोजेक्ट के लिए। अगर ये लेस देन 0 है तो हम प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज उसमें नुकसान हमारा होगा, ज्यादा पैसा लगेगा, इनफ्लो नहीं आएंगे। और अगर इक्वल टू है तो वो सब्जेक्टिव कॉल है, कंपनी को डिसीजन है कि जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, बट ग्रेटर देन में जरूर जाना है। तो इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये है तो यहां पे कॉस्ट उसका सही नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर, एंड RRR शुड बी ग्रेटर देन द सोशल डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट, तो वो जाना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, parties to a dispute over property rights will be able to negotiate an economically optimum solution. There are efficient competitive markets and there are no transaction cost. In the light of the above, इसमें चूज कीजिए कौन सा सही है। Yes. प्लीज आंसर। कोर्स थ्योरम राइट, बिल्कुल सही। सो पार्टीज टू अ डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स विल बी एबल टू नेगोशिएट एन इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जब आपके पास, दिस इज द केस ऑफ कोर्स थ्योरम बेसिकली। सो कोर्स थ्योरम के साथ तभी वो डिस्प्यूट आप सेटल कर पाएंगे जब बार्गेनिंग कॉस्ट कम होगी और नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। So there are efficient competitive markets and there are no transaction cost. So that's what the point is. So both A and R are right and R is the correct explanation. यहाँ पे is the correct explanation. ठीक है? Yes. Okay. Next. Caldor growth model incorporates some of the following assumption. इनमें से कौन सा मॉडल, कौन सा ग्रोथ, कौन से assumptions Caldor मानते हैं? कैल्टर की ग्रोथ थ्योरी में है। टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट ऑफ वेजेस एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट। यस, इट इज अल्फा W प्लस अल्फा बीटा, या इसको ऐसे कैल्टर के हिसाब से कर लेते हैं। तो टोटल सेविंग्स जो कैल्टर के हिसाब से था दैट वाज बीटा W प्लस अल्फा Y माइनस W। तो ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये वाला जो है बीटा इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम वेजेस, और ये वाला जो है ये लेस देन होगा अल्फा से। ये कौन सेविंग कर रहा है? ये कर रहा है कैपिटलिस्ट, और ये कौन कर रहा है? ये वर्कर कर रहे हैं। आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट
एंड देर इज ऑलवेज अ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. चलिए आंसर. ANC, AND, कौन सा वाला? कैल्डर. यस इट इज. टोटल सेविंग वाला पॉइंट सही है. आउटपुट कंसिस्ट ऑफ द वेज एंड प्रॉफिट बिल्कुल सही है, बिकॉज ये वाला जो है दिस इज द नेशनल इनकम, इट इज वेजेस प्लस प्रॉफिट. तभी मैंने यहां पे इसको लिया W इज इक्वल टू Y माइनस W. सो ये एक्चुअली प्रॉफिट है. So profits are equal to Y minus W. There is less than full employment? No, there is always full employment. तो कैल्डर की थ्योरी ये थी, तो it is A and C. This is right. D is right. The inventory approach to the transaction demand suggests that a transaction component of demand for money is inventory approach. So it is square root formula. क्या होगा इसमें? Y formula square root. What is the formula? Okay, Anu says 100% D. ANC. ANC का तो ऑप्शन ही नहीं है. नेगेटिवली रिलेटेड टू द, हाँ तो नेगेटिवली रिलेटेड कैसे हो रहा है? ओके ठीक है. सो YF अपॉन 2 रूट I. सो अगर रूट में लिखूं, सो YF2I, इसका मतलब क्या हुआ? ये है मनी डिमांड इज इक्वल टू नेगेटिवली इलास्टिक, नेगेटिवली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट. ये ठीक है. Y एंड F के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है. नेगेटिवली रिलेटेड विद वेल्थ नहीं, नेगेटिवली रिलेटेड टू द रियल इनकम नहीं, ये पॉजिटिवली रिलेटेड है. नेगेटिवली रिलेटेड टू नेशनल नॉमिनल इनकम ये भी नहीं. सो इट इज ओनली D, नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये नीचे है. इसमें A एंड C कहां से आ गया? राइट, डन या कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इनपुट इज टेक्निकली एफिशिएंट. टेक्निकली एफिशिएंट है. आउटपुट ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डिक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अदर गुड. इनमें से आपको देखना है टेक्निकली एफिशिएंट कौन सा है. टेक्निकली एफिशिएंट कहां होता है, पहले ये थोड़ा सोचिए इसको. इट इज जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ LK ऑफ Y. सो दोनों का टेक्निकल एफिशिएंट होगा. एलोकेशन ऑफ इनपुट्स, आउटपुट ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डिक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अदर गुड. कंजम्पशन ऑफ वन गुड कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट द डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन तो है ही नहीं. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज एलोकेशन ऑफ इनपुट की बात की गई है. तो इट इज ओनली A. यहां पे कंजम्पशन का कोई पॉइंट नहीं आएगा. ये है सेकंड कंडीशन ऑफ पैरेटो ऑप्टिमलिटी. पहला वाला जो है वो है कंजम्पशन प्रोडक्ट, कंजम्पशन एफिशिएंसी या एक्सचेंज एफिशिएंसी. दूसरा वाला जो है वो टेक्निकल एफिशिएंसी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी है. सो इट इज ओनली A. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे हैव हैपेंड. सो पेरिस क्लाइमेट, रियो अर्थ समिट. जी ओके हाँ जी, चलिए इसका आंसर दीजिए. बर्टलैंड कमीशन, काइटो प्रोटोकॉल. तो ये कब कब हुए थे, किस किस साल हुए थे, इसके बारे में हमें क्रोनोलॉजी बनानी है. चलिए, व्हेन वाज दिस? काइटो. काइटो कब आया था? अच्छा, बर्टलैंड कब आया था? बर्टलैंड 1987. चलिए लिखते हैं इसको. बर्टलैंड 1987. काइटो प्रोटोकॉल 1997. 1997. पेरिस क्लाइमेट इट वाज 2016. 2016 ठीक है, 2016. एंड रियो अर्थ समिट वाज समवेयर 1992. 1992. सो 1992 पहला कौन सा होगा सबसे पहले? इट इज C, फिर आ गया आपका B, फिर D, फिर A. सो सबसे पहले आएगा बर्टलैंड, फिर आएगा रियो, फिर आएगा काइटो, फिर आएगा पेरिस क्लाइमेट. तो ये तो CBDA, CBD D है.
यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑर्डर अगेन. ये तो सारे के सारे क्रोनोलॉजी हम लोग करते ही रहते हैं. सो लीनियर एक्सपेंडिचर किसने दिया था? रिचर्ड स्टोन. रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कार्डिनल, ऑर्डिनल. सबसे पहले कौन सा आया था? इट वॉज कार्डिनल थ्योरी 1881 बाय एजवर्थ ऑन पैरेटो इन 1906. फिर नहीं, एक सेकेंड, कार्डिनल वॉज गिवन बाय मार्शल. राइट, मैं कुछ गड़बड़ चला गया यहाँ पे. राइट, ओके, दिस वॉज गिवन बाय मार्शल 1881. ओके, लीनियर 1954, रिवील्ड 1939 बाय पॉल सैमुअल्सन. 38-39 पॉल सैमुअल्सन. ऑर्डिनल जो आया था वो 1981, नहीं तो 1906 ले सकते हैं आप. राइट, सो दिस वाज द आंसर. सबसे पहले आया कार्डिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर रिवील, फिर लीनियर. राइट, सो कार्डिनल वाज मार्शल समवेयर इन yes, गुजैन 1850 1806 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये वाला सबसे पहले कार्डिनल आएगा, फिर ऑर्डिनल आएगा. ऑर्डिनल का मतलब पैरेटो, एजवर्थ, फिर रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, फिर लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम. यस, कार्डिनल किसी एक ने नहीं दिया था, बहुत सारे लोग थे, इसलिए उनका याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है. यू कैन सी दिस पॉइंट हियर. इट वॉज डेवलप्ड बाय इरा. You can see this. Developed by over the years. Guzan 1854, Givon 71, Walrus 74, Marshall 90. After this ordinal concept was introduced by Pareto. इससे पहले Edgeworth ने यूज किया था 1881 में. Reveal preference 38, published in 39, and linear expenditure system in 1954 by Richard Stone. ठीक है? Yes. Next, CES production function covers a large number of production function. Yes, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसके इलास्टिसिटी पे, इसकी ई पे. राइट, तो इट कैन कवर ऑल द थिंग्स लाइक कॉप डगलस भी कर सकता है, ये वेरिएबल भी कर सकता है, ये फिक्स्ड भी कर सकता है. तो इट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ क्लास ऑफ प्रोडक्शन. CES प्रोडक्शन फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन. राइट, तो इसमें हाँ, CD में elasticity will be constant and 1, but CES function में the elasticity will be constant but not necessarily 1. इसमें जरूरी नहीं है कि इसका 1 ही रहेगा. राइट, तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जब 1 होगा तो CES फंक्शन जो है वो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा. सो यहां पे जो मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों ही राइट हैं. राइट, सो अब यहां पे मेरे पास आई डोंट नो व्हाई दिस नहीं है. यहां पे भी वही प्रॉब्लम हुआ है, ये वाला आया यहां पे. यस, सो दिस इज A. Which tariff or trade policy results in the government levying both a specific tariff and an ad valorem tariff on imported goods? स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम टैरिफ जब दोनों मिल जाएं तो उसको हम कंपाउंड टैरिफ कहते हैं. रिसेंटली मैंने ये सबको बताया भी था कि स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम कैसे काउंट किया जाएगा. स्पेसिफिक जो होता है वो होता है वेट पे होगा, मेजरमेंट पे होगा, क्वालिटी पे होगा, ये सब पे होगा. एड वैलोरम जो है वो आपका होगा लिस्ट प्राइस पे, ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड. सो जब दोनों चीजें मिल जाए तो उसको हम कंपाउंड टैरिफ कहेंगे. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेथड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन फॉर NSSO. अच्छा, बाय द वे NSSO के ऊपर आपने हॉट न्यूज पता ही होगा आप लोगों को कि अभी किसी को खबर पता है NSSO के बारे में, द रीसेंट ऑप्शन? एनीबडी हु नोज दिस? NSSO के साथ अभी कोई हॉट खबर? NSSO एंड CSO दोनों मिल चुके हैं. आई बिलीव ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हैज बीन मर्ज विद सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस टू फॉर्म NSO. सो क्या बोला? NSSO प्लस CSO नाउ अब एक हो चुके हैं NSO. और ये NSO जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को रिपोर्ट करती है. आई बिलीव यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. सभी को नॉट नोन?
तो ये नोट कर लीजिएगा, राइट। ओके, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस दोनों मिल गए हैं। पहले दोनों अलग अलग थे, दोनों मिलके अब बन चुके हैं नेशनल सैंपल ऑफिस। चलिए, ये अभी याद आया एनएसओसी के साथ, इसलिए बता दिया। करंट मंथली डेटा, करंट डेली स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस एंड कौन सा इसमें से, ओके फाइन, समझ में आया। प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, ओके। सो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन बाय एनएसएसओ कौन सा मेजर नहीं होता है, तो इट इज करंट मंथली ट्रांसफर स्टेटस में नहीं होता है, बाकी सारे तरीके से किया जाता है, डेली भी होता है, वीकली भी होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। दीज आर द 3 स्टैटिस्टिक्स, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच, डेली स्टेटस अप्रोच। आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें मंथली कोई स्टेटस नहीं होता है। जिनको नहीं पता इसके बारे में प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। यूजुअल स्टेटस अप्रोच वो है जहां पे only those person as unemployed who do not have any gainful work for most of the 365 days preceding the date of the survey। जिस दिन सर्वे हो रहा है उससे 365 दिन तक उनके पास नौकरी नहीं है, तो इसलिए वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच में वो अनएम्प्लॉयड कहते हैं। वीकली स्टेटस में क्या होता है, दिस अप्रोच एस्टिमेट्स ओनली दोज पर्सन एज अनएम्प्लॉयड हु डिड नॉट हैव एनी गेनफुल वर्क फॉर इवन एन आवर, 1 घंटे का भी उनके पास काम नहीं होता है 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन। और ये 7 दिन कब है, सर्वे से पहले 7 दिन पहले। तो सर्वे से 7 दिन पहले आपके पास अगर किसी भी आदमी के पास 1 घंटे का भी काम नहीं है 7 दिन, तो वो अनएम्प्लॉयड है एज पर वीकली स्टेटस अप्रोच। और डेली स्टेटस अप्रोच में क्या होता है, 1 दिन। सो मान लीजिए पूरे हफ्ते में थर्सडे एक ऐसा डे है जो हमने लिया ऐसा रेफरेंस डे, या कोई भी एक डे मान लीजिए इस हफ्ते में, उस दिन अगर वो आदमी के पास 1 भी घंटे का काम नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड कहेगा। सो पूरे हफ्ते में कोई भी एक दिन जो कि हम इंडेक्स करेंगे, बेस करेंगे, उस बेस में उस दिन उसके पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, 1 घंटे का भी उसके पास काम नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाया जाएगा। सो यहाँ पे करंट मंथली स्टेटस के हिसाब से हम लोग नहीं जाते हैं और बाकी सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरियंस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग व्हाट। क्या हो गया आज पता नहीं, सभी का पढ़ने का मन नहीं है आज, सभी नॉट ये सब चीजें लेके बैठे हैं ज्यादा। क्या हो गया आज कुछ अलग है, आज कुछ अलग है क्या? नो, इफ यू वांट टेल मी, आई डोंट हैव टाइम टू कम ऑन यूट्यूब। इफ यू डोंट वांट, इफ यू आर हियर जस्ट टू मेक अ फन ऑफ इट कि एफ नॉट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं आने वाले अपने सेशंस बंद कर देता हूं। आई एम ऑलरेडी एक्सटेंडिंग माई सेल्फ, मेरी कमियां निकालना आसान है यार, मेरे चीजों को करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल है कि हाँ सर इसमें एफ नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, ये सब चीजें करना बहुत आसान है। एंड आई एम सीइंग दिस, ये सब चल रहा है अभी यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में वही चल रहा है। इज दैट सो बिग कि आपको वो उस पढ़ाने से हट रहा है दिमाग? नहीं, नॉट नहीं है, इज दैट सो बिग कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे? I don't understand. Is that so important? No, I don't mind that, but others are also, giving encouragement to such students. Don't bother. अगर किसी को समझ नहीं आता, किसी के पास आंखें नहीं है देखने के लिए नॉट है कि नहीं है, तो don't write ना. Why you are writing? Why you are wasting your time? जिसको देखना है वो देखेगा, क्वेश्चन देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। वाई यू आर मेकिंग अदर फोर्स देम? है कि नहीं? समझो, आप अपने पे फोकस, सभी के सभी फोकस करो। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी थोड़ा सेल्फिश होकर काम कीजिए। पेपर में जब ये आएगा तो वो वहां पे हंसेंगे, अच्छा ये तो नॉट, क्या आप जाके बताएंगे कि यहां पे देखो नॉट लिखा है, आपने आंसर ए क्यों चूज किया है? बताओ मुझे इसको। इस क्वेश्चन में नॉट लिखा है, इस क्वेश्चन के नॉट के लिए 4 लोग, एक बंदे ने पढ़ा नहीं। सोचो, एक स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं, किसने? एक स्टूडेंट ने नॉट नहीं पढ़ा,
4 लोग मिलकर उसको बता रहे हैं देखो यहां पे नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, 4 बंदे कंफ्यूज हो गए। तो जिसने नहीं देखा उसकी गलती। वाई यू आर मेकिंग योरसेल्फ बॉदर्ड। गलत बोला सही बोला? मतलब एक बार दोबारा पढ़ लूं वो इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पेशेंस नहीं है। इतना पेशेंस नहीं कि दोबारा एक बार पढ़ लूं। बाकी लोग लिख रहे हैं उसको। डोंट वेस्ट योर टाइम। All of you, this is what I would like to say everybody, don't waste your time, be selfish. चलिए, analysis of variance is carried out by using which of the test? T, Z, chi or F? It is F. ANOVA. Simple answer. That is D. Arrange the following theories of international trade in the chronological order. क्या क्या आएगा? सबसे पहले कौन सा है? एब्सोल्यूट। सबसे पहले ईयर बताइए, ईयर बताइए, एब्सोल्यूट का ईयर बताइए। अपॉर्चुनिटी का, कंपैरेटिव का ईयर बताइए। चलिए सभी, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट द ईयर। मैंने बहुत बार सिखाया इसको। ईयर, ओके। सोमा से 1776, गुड। पल्लवी सेज ओके 1776, राइट। एब्सोल्यूट, comparative, okay fine, comparative 1817, very good. Manisa, Mansi, right? Okay, 1817, okay. Next, comparative cost, yes, comparative, अच्छा मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया क्या? Comparative 1817, yes. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए जरा, गिवन बाय हार्पलर 1776, डन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1936, गुड। और ये वाला फैक्टर प्राइस सबसे पहले इट केम इन 1919, फिर 1933, फिर 1939, 41, राइट। सो ये था हेक्सचर, ये था ओलिन, ये था सैमुअल्सन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सचर ओलिन थ्योरी, राइट। उसमें एक पार्ट था ये। सो दिस वाज 1941 व्हेन इट केम विद सैमुअल्सन। सबसे पहले कौन सा आया? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट। इट इज डी, देन इट इज यस, इट इज डी, देन इट इज बी, इट इज ये वाला बी, और फिर ए है, फिर आपका सी है, राइट। ओके, फैक्टर प्राइस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन एनकाउंटर्ड? एडवर्स सिलेक्शन एनकाउंटर्ड इन बोथ द थिंग्स, मार्केट ऑफ इंश्योरेंस और मार्केट ऑफ क्रेडिट। बहुत लोगों को लगता है कि क्रेडिट मार्केट में नहीं होता है, तो क्रेडिट मार्केट में बिल्कुल होता है। क्रेडिट मार्केट में कैसे होगा? मान लीजिए ये सेवर है और ही इज अ लेंडर और ही इज अ बोरोवर। सो बोरोवर, लेंडर को नहीं पता कि बोरोवर कैसा है, नया बोरोवर है, अच्छा इंफॉर्मेशन है उसके पास, या वो पैसा वापस लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, ये नहीं पता। बोरोवर को नहीं पता कि लेंडर कैसा है, क्या वो ज्यादा पैसे तो नहीं मांगेगा लास्ट में, क्या वो हिडन कॉस्ट तो नहीं मांगेगा बीच में। तो इसीलिए एडवर्स सिलेक्शन इंफॉर्मेशन नहीं होती है एट द टाइम ऑफ सेल। सो इट कैन हैपन इन द केस ऑफ क्रेडिट ऑल्सो, एंड इंश्योरेंस में भी होता है। बिकॉज जब लोग अपनी चीजों को यहाँ पे बेसिकली दे ट्राई टू कंसील द फैक्ट्स कि हाँ ये चीजें हैं वैसे ही हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट एट द टाइम ऑफ सेल वो नहीं बताएंगे कि मुझे ये बीमारी है, या वो नहीं बताएंगे कि मेरी एज इतनी है। सो इट इज द मार्केट ऑफ इंश्योरेंस, द मार्केट ऑफ क्रेडिट, दोनों में ही ये प्रॉब्लम होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू द ग्रीन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज? सो ग्रीन एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है वो आपके यूनाइटेड नेशंस में नहीं है, मतलब ही नहीं रखता, वर्ल्ड बैंक में भी नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो इट इज ओनली डी। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं थी जो हमने कोई क्वेश्चन किया, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। तो ग्रीन वी हैव येलो एंड वी हैव ब्लू, ठीक है। सो येलो डर्टी फेलो, सो इसको कम करना है। ग्रीन नो लिमिट नो डिस्टॉर्शन, डीकपल्ड विथ प्राइस, डीकपल्ड विथ
ट्रेड, ठीक है। तो प्राइस है, इसमें कुछ मतलब नहीं है, इसमें नो लिमिट, नो लिमिट। इसको 5% करना है डेवलप कंट्री के लिए और 10% करना है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ब्लू स्लाइटली लिमिटेड बट ज्यादा कुछ नहीं है, नो लिमिट भी चल सकता है इसमें, तो ये चल सकता है, राइट, परमिटेबल है ये। तो ऐसी चीजों को जब बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट आर एसोसिएटेड विद द बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन? बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन में से कौन कौन थे? लुइस एंड राग्नेनस्क, राइट। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, लुइस एंड राग्नेनस्क, एम आई राइट हियर? यस। क्या हुआ? एम्बर का क्या हुआ? हाँ, येलो का मतलब ही एम्बर होता है। एम्बर कौन सा होता है, कौन सा कलर होता है एम्बर? एम्बर बॉक्स कौन सा कलर होता है? इट इज येलो। चलिए, इट इज ए एंड डी। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन इज थियोरेटिकली कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन, सो क्योंकि कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स, यू थिंक ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर, राइट। Geometric mean is used if the range of observation is extremely large. Geometric mean आप तब यूज करते हैं जहां पे हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है नॉर्मली, या फिर किस तरह के रेशियो होते हैं हमारे पास बेसिकली, जैसे मोर वेयर वी हैव द थिंग्स लाइक क्वालिटेटिव या स्पीड रेशियो, इन सब की जब चीज आती हैं वहां पे हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज फाइन। A is right. Geometric mean is theoretically considered as the best average to construct index number. ये सही है, बिल्कुल सही है, because we go for the square root and इसमें सब ये ठीक है। Geometric mean is used if the range of observation are extremely large. Range of observation is extremely large. ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, extremely large तो सही है ये। This is right. Geometric mean is no, this is right. ये जो है geometric mean is used if the range of observation is extremely large. ये सही है because arithmetic mean is gets affected by the presence of the large number, right? But इसके साथ ये लिंक नहीं हो रहा। Geometric mean is theoretically considered as the best average, ठीक है, but it is not considered as the best average because it is used if the range of observation are extremely large. So A is right, R is right, but R is not a correct explanation of A. R is not a correct explanation of A. Reason is not right. Yes. क्योंकि geometric mean is used for the range of observation that is extremely large. ये सही है, ये भी सही है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज कहाँ हो रहा था कि ये कैसे इसका रीजन हो सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन ही मतलब अगर एजर्शन रीजन में आता तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। एनीवे, ठीक है, अभी क्वेश्चन है तो करना है इसको। Under the following approaches Phillips curve analysis hold good. तो यहाँ पे Phillips curve analysis holds good. Phillips curve का analysis का मतलब क्या है? That is unemployment and inflation दोनों negatively related हैं। तो negatively related जो है वो सिर्फ और सिर्फ adaptive expectation में ही हो सकता है, rational expectation में किसी भी तरह का कोई भी Phillips curve का analysis काम नहीं करता है। तो short run में ये है, long run में भी ये है। ये है rational expectation का। adaptive expectation का short run में ये है एंड लॉन्ग रन में इट इज लाइक दिस। तो शॉर्ट रन में ये इसके आजू बाजू घूमते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है, तो बाद में लॉन्ग रन में ये ऐसे हो जाता है। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में ओनली इन द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एनालिसिस होल्ड्स ट्रू, इट इज ए। ओके, नेक्स्ट, गिवन द सेविंग फंक्शन दिस एंड ऑटोनोमस फंक्शन दिस, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन वुड बी। प्लीज फाइंड इट आउट। Okay, you can find it out. You can solve this for your homework purpose. Take this as homework. Comment section में डाल दीजिएगा कि इसका मैंने आंसर क्या निकला। आपका आंसर सेविंग दे रखा है और आई दे रखा है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। आई विल वाइंड अप हियर। वी हैव डन अप्रॉक्सिमेटली 35 क्वेश्चन टुडे, 36 क्वेश्चंस टुडे। इन द रिमेनिंग पोर्शन हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अच्छा, एक डांट पड़ी तो इसलिए एक डिसलाइक आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये ऐसे तो फिर और डांट होनी चाहिए ताकि सबको डिसलाइक सभी का आ जाए। अगर इस तरह से आप लोग, अगर क्या हम लोग क्या यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं, आर वी एक्सचेंजिंग? डांटा तो इसलिए थम्स डाउन,
ठीक है दीजिए, और 4-5 दीजिए, और 500 दे दीजिए, बट जो सही है वही सही बोलूंगा मैं। ठीक है, अगर अगर इतना ही बुरा लगा, अच्छा सर ने डांट दिया, इसको थम्स डाउन दे दो, दे दो। अगर मेरे को थम्स डाउन देने से आपका जेआरएफ हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है। आप खुद भी दीजिए, 10-12 लोगों को और बोलिए देने के लिए, बट जो सही था वो बोला मैंने। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल जो है वो शाम के 4:30 बजे मैं ऐप पे मिलूंगा, और हम लोग करेंगे क्या, राजा छलिया कमेटी एंड लकड़वाला कमेटी, राजा छलिया कमेटी, यस। ठीक है, थैंक यू, एंड नेक्स्ट पोर्शन ऑन वेडनेसडे। थैंक यू।